गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सेकेंड ईयर का जो थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शंस, उस चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं। तो वहाँ उस चैप्टर में आप देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल, दो इंडिविजुअल्स सेपरेट होते हैं ह्यूमंस के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वन पेयर ऑफ टेस्टिज, इसके अंतर्गत वन पेयर ऑफ टेस्टिज आएंगे। एक्सेसरी डक्ट, टेस्टिज से जो आपके डक्ट अटैच होती हैं, जैसे रिटेड टेस्टिज, वास फ्रेंसिया, इपिडिडाइमस एंड वाट डिफरेंस, ये सब आपके जो टेस्टिज से अटैच डक्ट होते हैं उसके बारे में देखेंगे। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो आपका पेनिस होगा उसको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, ए पेयर सेमिनल वेसिकल्स एंड ए पेयर ऑफ कॉपर्स ग्लैंड, ये थ्री टाइप के जो ग्लैंड्स हैं उसको भी हम देखेंगे। तो बात करते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं टेस्टिज से। टेस्टिज ए पेयर प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, जो टेस्टिज होते हैं क्या होते हैं, एक पेयर में होते हैं और प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। क्यों प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन्स? इसलिए हैं क्योंकि जब अगर टेस्टिज नहीं होंगे तो उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, और स्पर्म और सेमन अगर नहीं बनेंगे तो मेल गैमिट नहीं बनेंगे, और मेल गैमिट नहीं अगर होंगे तो ह्यूमन का रिप्रोडक्शन नहीं हो पाए, इसलिए इसको प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। फंक्शन, टेस्टिज प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ मेल गैमिट, टेस्टिज के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ या जिसे स्पर्म कहा जाता है, उसका डेवलपमेंट होता है, जो आपका क्या होता है, मेल गैमिट होता है। सिक्रेट मेल सेक्स हार्मोन्स, और टेस्टिज क्या सिक्रेट करता है, मेल का जो सेक्स हार्मोन्स होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन कहते हैं। जो आप लोग जनरली जानते होंगे, जो एंड्रोजन होता है या टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेल की जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, एंड्रोजन जो हमारा हार्मोन्स होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलपमेंट करने के लिए। कौन से कैरेक्टर्स हैं, जैसे डीपिंग इन वॉइस, जो आवाज़ होगी वो कैसी होती है, थोड़ी सी भारी हो जाती है। उसके बाद विर्थनिंग ऑफ शोल्डर्स, जो कंधे होंगे वो कैसे होते हैं, चौड़े हो जाते हैं। उसके अलावा जो फेस होता है उस पर दाढ़ी एंड मूंछ जो होती है मेल्स के अंदर, वो डेवलपमेंट होने शुरू हो जाते हैं। जनरली कब होते हैं, जब उसकी एडल्ट स्टेज शुरू होती है, 12-13 साल के बाद क्या होती है, ये सब कंडीशन स्टार्ट हो जाते हैं। उससे पहले अगर देखेंगे 10 साल के या 9 साल के बच्चे को तो मेल और फीमेल में डिफरेंस करना मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद जैसे 12-13 साल के स्टेज में जाएगा तो उसके बॉडी के अंदर, उसके जो बॉडी है उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे, फिजिकली चेंजेस, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि मेल है फीमेल है। जैसे उसका कंधा चौड़ा होने लगेगा, मेल होगा, उसकी आवाज़ भारीपन उसमें आने लगेगा, उसके जो फेस होंगे उस पर दाढ़ी मूंछ आने लगेंगे, उसके जेनिटल ऑर्गन्स होंगे उस पर हेयर्स निकलने लगेंगे। ये सब कंडीशंस कौन क्रिएट करता है, एंड्रोजन जो हार्मोन्स होता है किससे निकलता है, टेस्टिस से निकलता है। लोकेशन अगर देखते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, टेस्टिज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिज कहाँ पे होते हैं, हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी मीन्स हमारा जो स्टमक, जो पेट होता है उसके बाहर की तरफ होते हैं। विद इन अ पाउच कॉल्ड सैक्रोटम, एक पाउच में होते हैं जिसको सैक्रोटम कहा जाता है। टेस्टिज हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में होते हैं जिसको सैक्रोटम कहा जाता है। सैक्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिज। अब क्वेश्चन आता है कि जो टेस्टिज होते हैं वो हमारे स्टमक के बाहर या एब्डोमिनल के बाहर क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर उतना टेम्परेचर हमारे टेस्टिज का होगा जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो हमारे जो स्पर्म होंगे वो क्या होंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। इसलिए जो हमारे टेस्टिज होते हैं हमारे एब्डोमिनल से बाहर सिचुएटेड होते हैं, जिसके कारण 2.5 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर देखा जाए टेस्टिज का क्या होता है, कम होता है। मतलब अगर हमारी बॉडी टेम्परेचर 37 है तो टेस्टिज का टेम्परेचर लगभग आप मान के चलिए 35 के आसपास होगा। क्यों, अगर टेम्परेचर 37 रहेगा तो जो स्पर्म है, जो स्पर्म फॉर्मेशन हो कंप्लीट नहीं होगा और स्पर्म हमारे बन नहीं पाएंगे। इसलिए कहा टेस्टिज आर
एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। टेस्टिज कहाँ होता है? हमारे एब्डोमिनल जो कैविटी होती है, जो पेट होता है, स्टमक होता है, उसके बाहर होते हैं, इसलिए टेस्टिज आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल्स। नोट, सैक्रोटम कम्युनिकेट विथ एब्डोमिनल कैविटी थ्रू इनुंगियल कैनाल्स। कह रहे जो सैक्रोटम होते हैं मीन्स जो टेस्टिज का जो कवरिंग होता है, जो ऊपर की कवर होता है, पाउच जो होता है, वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी मीन्स जो हमारा स्टमक होगा उससे किसके द्वारा जुड़ा रहता है? इंग्यूनियल कैनाल। एक कैनाल होता है जिसको इंग्यूनियल कैनाल कहा जाता है, और इसी के द्वारा क्या जुड़ा रहता है? हमारा जो सैक्रोटम है वो जुड़ा रहता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं, ड्यूरिंग द 7th month ऑफ फीटल लाइफ द टेस्टिज डिसेंड इन द सैक्रोटम सैक। अगर देखा जाए, ऐसा नहीं है कि जो टेस्टिज होते हैं हमारे लाइफ से, जैसे हम प्रेगनेंसी स्टेज में आते हैं, फर्स्ट मंथ से ही हमारा जो टेस्टिज है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। कब होता है? ड्यूरिंग 7th month, जब गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी स्टेज में, जब जो फीटस होगा, जो एम्ब्रियो होता है, जब वो 7th month का होता है, तो उस समय जो टेस्टिज होते हैं वो कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आते हैं। उससे पहले कहाँ रहते हैं? उससे पहले जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, 7th month से पहले एब्डोमिनल कैविटी के अंदर टेस्टिज हमारे रहते हैं। लेकिन जैसे 7th month आता है तो जो टेस्टिज होते हैं हमारे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाते हैं। कहाँ पे? सैक्रोटम सैक, जो थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे आ जाते हैं। क्रिप्टोर्चिडिज्म, एक डिजीज होती है क्रिप्टोर्चिडिज्म। टेस्टिज फेल टू डिसेंड डाउन इन द सैक्रोटम सैक। कभी कभी क्या कंडीशन आती है, जो टेस्टिज होते हैं वो हमारे सैक्रोटम सैक में नहीं आ पाते। उस कंडीशन को, उस डिजीज को सैप्रोटोर्चिडिज्म कहा जाता है। जनरली माना जाता है कि 7 महीने के अंदर जो आपका टेस्टिज है वो सैक्रोटम सैक के अंदर आ जाएगा एब्डोमिनल कैविटी से। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि जो हमारा टेस्टिज है वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाता है, सैक्रोटम सैक में वापस नहीं आता। उस कंडीशन को क्रिप्टोर्चिडिज्म कहा जाता है। वो डिजीज है क्रिप्टोर्चिडिज्म, कभी कभी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट, इन बैट, रैट एंड ओटर टेस्टिज डिसेंड टू सैक्रोटम सैक ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन्स। बैट, रैट एंड ओटर्स, ये 3 एनिमल्स ऐसे हैं जिसके अंदर टेस्टिज जो होते हैं सैक्रोटम सैक में आते तो हैं, लेकिन कब आते हैं? ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। केवल और केवल जब ब्रीडिंग का सीजन आएगा उस समय कहाँ रहेंगे? उस समय सैक्रोटम सैक में रहेंगे। और उसके जैसे ही ब्रीडिंग का सीजन खत्म हुआ उस समय कहाँ पहुँच जाएंगे? फिर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पहुँच जाएंगे। मतलब ये ब्रीडिंग सीजन्स में टेस्टिज जो होंगे एब्डोमिनल कैविटी से सैक्रोटम सैक में आएंगे, और जैसे ब्रीडिंग सीजन कंप्लीट होगा सैक्रोटम सैक से फिर से कहाँ पहुँचेंगे? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पहुँच जाएंगे। अब कुछ मैमल्स हैं, इन वेल्स, एलिफेंट, डॉल्फिन, सेल, प्रोटोथीरियंस टेस्टिज रिमेन्स परमानेंट इन एब्डोमेन। जैसे वेल्स, डॉल्फिन, एलिफेंट, सेल, ये सब ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या होते हैं, उसका जो टेस्टिज होते हैं पूरी लाइफ टाइम कहाँ होते हैं? परमानेंट इन एब्डोमेन। जो एब्डोमिनल कैविटी है, जो स्टमक का पेट है, उसी के अंदर रहते हैं। मतलब सैक्रोटम सैक में नहीं आते हैं पूरी लाइफ टाइम। क्यों? देयर बॉडी टेम्परेचर इज लो, क्योंकि इनकी बॉडी जो टेम्परेचर होती है कैसी होती है? लो होती है। अब लो बॉडी टेम्परेचर है तो इसलिए वो वहीं पर रह जाएंगे, उसको बाहर आने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। क्रीमास्टर मसल्स एंड डायटोस मसल्स, 2 मसल्स हैं, क्रीमास्टर्स मसल्स एंड डायटोस मसल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका रोल क्या होता है? क्रीमास्टर्स मसल्स एंड डायटोस मसल्स क्या हेल्प करते हैं? जो टेस्टिज होती है उसकी पोजीशनिंग को डिपेंड कौन करते हैं? जो हमारे क्रीमास्टर्स एंड डायटोस मसल्स होते हैं। कैसे करते हैं? जब हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, मतलब हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा, कम होगा। जैसे आपका विंटर सीजन है, जैसे ही विंटर सीजन की अगर हम बात करते हैं, जब विंटर सीजन में टेम्परेचर सराउंडिंग का कम होगा, उस कंडीशन में ये 2 सेल्स क्रीमास्टर एंड डायटोस मसल्स, ये दोनों मसल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? टेस्टिज को एब्डोमिनल कैविटी की तरफ मूव कराएंगे। मतलब जो टेस्टिज होगा उसको क्या करेंगे? एब्डोमिनल जो कैविटी है उससे, हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी वाला पोर्शन उससे चिपका कर रखेंगे, उसके पास ले जाएंगे। कब? विंटर के मौसम में।
क्रीमास्टस एंड डार्टोस मसल्स विंटर के मौसम में टेस्टीज को एब्डोमिनल कैविटी के पास ले जाएंगे। उसी का अगर अपोजिट कर दें, जैसे समर के सीजन में जब टेम्परेचर हमारे सराउंडिंग का क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उस समय क्या करेंगे, जो आपकी क्रीमास्टस एंड डार्टोस मसल्स थी एक कॉन्ट्रैक्ट होती, अभी क्या होंगी, रिलैक्स होंगी। जब रिलैक्स होंगी तो क्या होगा, जो टेस्टिज था हमारा कहाँ, एब्डोमिनल कैविटी के पास में, उससे क्या होगा, टूवर्ड अवे, उसकी जो एब्डोमिनल कैविटी उससे क्या होगा, दूर जाएगा। कौन, टेस्टिज, उससे क्या होगा, दूर जाएगा। इसलिए जो क्रीमास्टस एंड डार्टोस मसल्स होती हैं, टेस्टिज की पोजीशन को कह सकते हैं बैलेंस करने का या पोजीशन को सेटल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रीमास्टस एंड डार्टोस मसल्स की होती है। इसके बाद द कैप्सूल इनक्लोजिंग टेस्टिज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया, कह रहा है जो कैप्सूल होता है टेस्टिज का, उसको कवर करने के लिए ऊपर से कवरिंग होती है, जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। शेप, अगर इसकी हम शेप की बात करते हैं, जनरली किस शेप का होता है, ओवल होता है। साइज देखते हैं तो इसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर्स होती है, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर्स इसकी लाइक होती है। गुबरनैकुलम इज लिगामेंटस कनेक्टिव कॉर्ड कनेक्ट टेस्टिज टू सेक्रोटम सेक पोस्टीरियरली। इसका मतलब है, कह रहा है कि हमारा क्या है, ये हमारा टेस्टिज है, टेस्टिज के चारों तरफ क्या है, एक सैक्रोटम सैक है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। तो कह रहा है टेस्टिज और सैक्रोटम सैक को अटैच करने के लिए एक लिगामेंटस आपका स्ट्रक्चर होता है, जिसको गुबरनैकुलम, इसको क्या कहते हैं, जो आपके होते हैं गुबरनैकुलम कहा जाता है। किस तरफ होते हैं, पोस्टीरियर की तरफ, मीन्स बाहर की तरफ पे क्या होते हैं, अंदर से इधर अटैच होते हैं। मतलब ये टेस्टिज हमारा टी से हमने डिनोट किया है, टेस्टिज और सैक्रोटम सैक, ये जो हमारा सैक्रोटम सैक है बाहर वाला पाउच, टेस्टिज और सैक्रोटम सैक दोनों को ज्वाइंट करने के लिए गुबरनैकुलम एक लिगामेंट होता है, जो टेस्टिज को सैक्रोटम सैक से अटैच करने का काम करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ईच टेस्टिज कंटेन 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कह रहा है जितने भी टेस्टिज होते हैं, अगर एक टेस्टिज की बात करते हैं तो 250 कंपार्टमेंट होते हैं। 250 कह सकते होते हैं चैम्बर होते हैं, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब कह रहा है कि अब लोब्यूल्स के अंदर क्या होंगे, 1 to 3, 1 से 3 तक हाईली कॉइल्ड, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड क्या होंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। और इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या बनेंगे, हमारे स्पर्म बनते हैं। तो इसको अगर हम डायग्राम से देखते हैं, यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा का पूरा आपका टेस्टिज है। टेस्टिज के ऊपर जो कवरिंग है वो किसकी है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया की कवरिंग होती है। और कह रहा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर, एक टेस्टिज के अंदर कह रहा है कितने होते हैं, 250 कंपार्टमेंट होते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5, मैंने 5 दिखाया, लेकिन 250 कंपार्टमेंट होते हैं। इसको क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये जो आपके लोब्यूल्स दिख रहे हैं लार्ज, ये क्या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। अब कह रहा है एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, इन वन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। कह रहा है एक लोब्यूल्स के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 आपके क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इसलिए अगर कहा जाए जनरली कि 1 टेस्टिज के अंदर कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 टेस्टिज के अंदर, 1 टेस्टिज की अगर हम बात करते हैं तो कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, 250 हमारे क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। 750 क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्यों, क्योंकि टेस्टिकुलर हमारे कितने हैं, 250, और एक टेस्टिकुलर उसमें कितने हैं, 3, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 750 हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो ओपन कहाँ पे होते हैं, रीटेड टेस्टिज में ओपन होते हैं। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ओपन कहाँ पे होंगे, रीटेड टेस्टिज में ओपन होते हैं। जो रीटेड टेस्टिज होता है वो फिर आपके ट्यूब बनाते हैं, जिसको
वास इफ्रेंसिया कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? वासा इफ्रेंसिया कहा जाता है, जो कितने नंबर होते हैं? 15 to 20 नंबर्स में होते हैं, 15 से 20 होते हैं वासा इफ्रेंसिया। यहाँ पे आप दिख रहे हैं जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स गए हैं, हाईली कॉइल्ड होते हैं, इसलिए यहाँ पे डायग्राम में क्लियर नहीं हो पाएगा। 15 से 20 इसके नंबर्स होते हैं। इसके बाद यहाँ से क्या बनता है आपका? एक बनता है वासा डिफरेंस बनता है। इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम यहाँ से चलते चलें। टू काइंड ऑफ सेल एसोसिएटेड विथ इनर वॉल्स। जो हमारी टेस्टीज होती है, इसकी अगर हम इनर वॉल देखें, टेस्टीज की अगर हम इनर वॉल को देखते हैं तो क्या नजर आएगा हमको? इसके अगर इनर वॉल को देखेंगे तो सबसे पहले हमको एक जो आउटर लेयर होती है उसको ट्यूनिका प्रोपोरिया नजर आएगी। इसके बाद एक अंदर की जो लेयर होगी उसको स्पर्मेटोजेनियस सेल्स होती हैं, और इस स्पर्मेटोजेनियस सेल्स के अब इसका किसका है? ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का टीएस है। जो टीएस है किसका? सेमनीफेरस जो हमारे ट्यूब्यूल्स हैं, टीएस है सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स होंगे हमारे, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बनेंगे, ये जो हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इसका ये टीएस काट के दिखाया गया है। तो टीएस में आप देखेंगे टू वाल है आपका। एक पहला है ट्यूनिका प्रोपेरिया, सेकेंड आपका स्पर्मेटोजिया सेल्स, इसके बाद जनरल एपिथेलियल। उसके बाद देखेंगे आपके यहाँ पे थोड़े थोड़े दूरी पे आपके क्या नजर आ रहे हैं? जो ब्लैक पेन से मैंने बनाया स्पर्मेटोजिया सेल्स, इससे क्या बनेंगे? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और सर्टोली सेल्स। और आपके यहाँ पे लार्ज आपके दिख रहे हैं, ये क्या है? सेल्स सर्टोली सेल्स है। ये क्या करेंगे? जिस स्पर्म बनेगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? जो सर्टोली सेल्स होंगे, ये जो आपके ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, इससे क्या बनेंगे? आपके स्पर्म। और स्पर्म बनेंगे तो उस स्पर्म को न्यूट्रिशन देने के लिए क्या है? आपके सर्टोरी सेल्स हैं, जिसको क्या प्रोवाइड करेंगे? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोजेनिया प्रोड्यूस स्पर्म। कह रहा जो अंदर की वाल होती है उससे दो आपके सेल्स अटैच होते हैं। पहला आपका मेल जर्म सेल्स जिस पर मेटोजेनिया सेल्स कहते हैं, जिससे क्या बनेगा? आपका स्पर्म। और कैसे बनेंगे स्पर्म? एन होते हैं, एन टाइप, हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड मीन्स मियोसिस सेल डिवीजन होगा इसके। जब फॉर्मेशन होगा स्पर्म का तो कैसा होगा? मियोसिस सेल डिवीजन होगा। सेकंड आपका सर्टोरियल सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म सेल्स, और जो सर्टोरियल सेल्स होंगे उन जो स्पर्म होगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। और कह रहा जो आपके रीजन्स होते हैं आउटसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, कई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इसके बीच बीच में जो रीजन्स होंगे उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन स्मॉल कॉपर्स एंड लीडिंग सेल्स, और वहां पे क्या होंगे? आपके कॉपर सेल्स एंड लीडिंग सेल्स होंगे। और लीडिंग सेल्स क्या सिंथेसिस करेंगे? आपके एंड्रोजन हार्मोन सेक्रेट करेंगे। और एंड्रोजन हार्मोन्स का मैंने फंक्शन पहले ही बता दिया है कि वो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं मेल के अंदर, उसको डेवलपमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो लीडिंग सेल्स जो होती हैं वो क्या करेंगी? एंड्रोजन हार्मोन्स का सेक्रेशन करेंगे। और कहाँ से करेंगी? जो हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उसी के जो बाहर की तरफ कुछ सेल्स होती हैं उसको काम करेंगे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स फॉर्म एंड ओपन इनटू रीटेड टेस्टिज, और जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे वो एक ट्यूब बनाएंगे और ओपन किस में होंगे? रीटेड टेस्टिज। ये जो आपके ट्यूब बनाएंगे ऐसे, इसमें आपके ओपन होंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और जो रीटेड टेस्टिज में वास फ्रेंसिया अराइजिंग फ्रॉम रीटेड टेस्टिज, और जो वास फ्रेंसिया होगा किससे बनता है? रीटेड टेस्टिज से, क्योंकि रीटेड टेस्टिज बहुत सारे हैं। और उस रीटेड टेस्टिज से क्या बनेगा? आपका वास फ्रेंसिया। और कितने बनेंगे? 15 to 20 बनेंगे। इसके बाद कंडक्ट स्पर्म इनटू कैपेट ऑफ एपिडिडाइमस, और जो आपका वास फ्रेंसिया होगा वो स्पर्म को कहाँ ले जाएगा? कैपेट ऑफ एपिडिडाइमस, जो एपिडिडाइमस होगा उसके अंदर ले जाएगा। अब एपिडिडाइमस क्या स्ट्रक्चर होता है उसको देख लीजिए। यहाँ से लेकर के ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है पूरा, यही आपका पोर्शन, ये क्या है आपका? ये आपका कहलाता है, इतना पोर्शन जो आपका है दिख रहा है, ये कहलाता है एपिडिडाइमस। अगर हम बात करते हैं एपिडिडाइमस को की, एपिडिडाइमस इज इर्रेगुलर। एपिडिडाइमस कैसा होता है? इर्रेगुलर, नैरो, हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स। कैसा होता है? इर्रेगुलर होता है, उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, नैरो होता है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं। नोट, इसमें पॉइंट है, वोल्फिगियन डक्ट ऑफ एम्ब्रियो गिव राइज टू एपिडिडाइमस इन एडल्ट।
ऐसा नहीं है कि एडल्ट में एपिडिडाइमस डक्ट बनी रहती है, वो बनती कब है, एम्ब्रियो की जो वोल्फियन डक्ट होती है, जो वोल्फियन डक्ट होती है एम्ब्रियो की, उसी के जब एडल्ट में कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो, तो उस समय जो वोल्फियन डक्ट होती है वो एपिडिडाइमस डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब एपिडिडाइमस डक्ट किससे बनती है, वोल्फियन डक्ट से बनती है, जो एम्ब्रियो के अंदर होता है। वास डिफरेंशिया ओपन इनटू कैपुट एपिडिडाइमस, और जो वास डिफरेंशिया होती है कहाँ पे खुलती है, कैपुट एपिडिडाइमस में खुलती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, वास डिफरेंशिया आपके हैं, कहाँ खुल रही है, ये वाला पोर्शन आपका कैपुट कहलाता है, यहाँ पे आपको ओपन हो रहे हैं। फंक्शन, एपिडिडाइमस स्टोर स्पर्म टेम्परेरली, एपिडिडाइमस होते क्या करते हैं, स्टोर करते हैं किसको, स्पर्म को टेम्परेरली स्टोर करने का काम करते हैं। एपिडिडाइमस का कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, एपिडिडाइमस के 3 पार्ट होते हैं, कैपुट, कॉर्पस एंड कॉडा। कैपुट, कॉर्पस एंड कॉडा, यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। मैंने बताया कि आपका ये पूरा क्या है, एपिडिडाइमस होता है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, कैपुट कहलाएगा। इसके बाद जो बीच वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये आपका कॉर्पस कहलाएगा। इसके बाद जो टेल वाला पोर्शन होता है, लास्ट वाला पोर्शन, उसको कॉडा कहते हैं। तो कह रहा है कि आपके जो वास डिफरेंशिया होती है वो कैपुट के एपिडिडाइमस के कैपुट में ओपन होती है। मतलब वास डिफरेंशिया है ये आपका एपिडिडाइमस के कैपुट है, ऊपर वाला पोर्शन। तो कैपुट में क्या हो रही है, ओपन हो रही है, और कैपुट में ओपन होने के बाद क्या बनाएगी, वास डिफरेंशिया बनाएगी। तो इसके बाद हमारा आता है वास डिफरेंशिया, जो आते हैं वास डिफरेंस अराइज फ्रॉम कॉडा एपिडिडाइमस। वास डिफरेंस हमारे कहाँ बनते हैं, जो कॉडा वाला रीजन जो होता है हमारा, जो टेल वाला रीजन होता है वहाँ से बनेंगे। इसके बाद इट एक्सटेंड इनटू एब्डोमिनल थ्रू इंगुइनल कैनाल एंड लूप ओवर what urinary bladder. It received duct from seminal vesicle and open into urethra as ejaculatory duct. अब कह रहा है इसको आप यहाँ से पूरा डायग्राम, जो मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको आप देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ये क्या कह रहा है, आपका टेस्टीज था, टेस्टीज के अंदर आपके क्या थे, एपिडिडाइमस थे, और एपिडिडाइमस से आपके क्या बने हैं, वास डिफरेंशिया बना था। फिर वासा डिफरेंशिया से बाद क्या बना आपका, वास डिफरेंस बन गया है। ये आपका जो ट्यूब है, एक लेके चलना, दोनों में सेम होगा। ये आपका जो ट्यूब है ये क्या है, आपका वास डिफरेंस है। ये वाला जो पोर्शन हो क्या है, वास डिफरेंस है। तो जो वास डिफरेंस कह रहा क्या करेगा, फिर से एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, आपका इंगुइनल कैनाल। ये जो आपका इंगुइनल कैनाल है इसके थ्रू अंदर जाएगा, और कहाँ का जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर को ओवरलैप करेगा। फिर कहाँ जाएगा, आपका जो वास डिफरेंस है इंगुइनल कैनाल, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसको इंगुइनल कैनाल कहते हैं। इंगुइनल कैनाल के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, यूरिनरी ब्लैडर को ओवरलैप करेगा, और यूरिनरी ब्लैडर को ओवरलैप करेगा तो यहाँ तक इसका नाम क्या, वास डिफरेंस है। और जो आपका एब्डोमेन के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आपका एक ग्लैंड होता है जिसको क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल, एसवी मैंने शॉर्ट में लिखा है, सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। और सेमिनल वेसिकल्स से सेमेंस रिलीज होंगे और वास डिफरेंस से स्पर्म। तो दोनों जाकर के जब स्पर्म और सेमन, मतलब सेमिनल वेसिकल्स और वास डिफरेंस दोनों फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद यहाँ तक इसका वास डिफरेंस नाम था, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स। लेकिन यहाँ पे जैसे दोनों फ्यूज होंगे इसका नाम हो जाएगा चेंज। इसको कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, कहेंगे ईडी, इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी जो डक्ट होगा इसी में क्या है, सीमन है, इसी में आपके स्पर्म है, सीमन सब कुछ है। तो यही जो इजैकुलेटरी डक्ट है इसी के थ्रू आपका जो ये जो पोर्शन आपका यूरेथ्रा है, इसी यूरेथ्रा में सेमन को रिलीज कर दिया जाता है। यहाँ पे देखते हैं यूरेथ्रा स्टेंड थ्रू द पेनिस। यूरेथ्रा कहाँ से होता है आपका, पेनिस तक पूरा फैला होता है। अगर देखेंगे हम, यूरिनरी ब्लैडर हमारा यहाँ पर है, तो यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे है इसके जस्ट बाद देखेंगे तो हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग यूरेथ्रा स्टार्ट हो जाती है। जो आपका यहाँ से लेके पूरा जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कहलाता है हमारा यूरेथ्रा कहलाता है। एक्सटर्नल ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। और जो यूरेथ्रा जहाँ पे ओपनिंग होता है, जहाँ खुलता है लास्ट टाइम पे, जो आपका पेनिस से होते हुए यूरेथ्रा जो जाएगा, जहाँ पे ओपन होगा, जहाँ पे पोर्स होते हैं, उसको यूरेथ्रल मीटस कहा जाता है। उसको क्या कहता है, यूरेथ्रल मीटस कहा जाता है। यूरेथ्रल लॉन्ग इन मेल, यूरेथ्रा जो होते हैं वो मेल्स के अंदर कैसा होते हैं, लॉन्ग होते हैं, कंपेरिजन फीमेल। क्यों,
और लेंथ कितनी होती है 20 सेंटीमीटर्स होती है यूरेथ्रा की मेल्स की। क्यों? रीजन है 2 फंक्शन करते हैं। इसके 2 फंक्शन हो गए, पासेज ऑफ यूरिन एंड इजैकुलेशन ऑफ सीमेंस। ये यूरिन को भी पास करेंगे और सीमेंस को भी पास करेंगे, लेकिन इसमें वन टाइम, एक समय में केवल या तो यूरिन पास होगा या तो आपका सीमेंस ही पास होंगे। दोनों एक साथ आपके फ्लो या पास नहीं होंगे। वन टाइम वन मटेरियल्स, यूरिन और सीमेंस। इसके बाद अगर हम देखते हैं तुम्हारा क्या आएगा, उसके बाद जो हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन्स होगा, पेनिस आता है। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पेनिस हमारा मेल का एक्सटर्नल ऑर्गन्स होता है जो बॉडी से बाहर होता है। कोपलेटरी ऑर्गन्स, कोपुलेशन में हेल्प करता है कोपलेटरी ऑर्गन्स। वस्कुलस, वस्कुलर मीन्स इसमें क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं। स्पॉन्जी, क्योंकि बोन्स नहीं होते, स्पॉन्जी। एंड इरेक्टाइल्स, स्पेशल टिश्यू हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। और इरेक्टाइल करने के लिए, इरेक्टाइल मीन्स स्ट्रेट होने के लिए इसके अंदर कुछ स्पेशल टिश्यू होते हैं जो इसको इरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। पेनिस कंटेन 3 लॉन्गिट्यूडनल कॉलम्स, और पेनिस के अंदर क्या होते हैं 3 लॉन्गिट्यूडनल कॉलम होते हैं। फिल्ड विथ ब्लड ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, और उस कॉलम्स के अंदर जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, जब पेनिस को इरेक्ट होना चाहिए, उस कंडीशन में उस 3 कॉलम्स के अंदर क्या होते हैं, ब्लड फिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपका इरेक्टाइल्स हो जाता है। जब पेनिस होगा वो इरेक्ट हो जाएगा। एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस, जो पेनिस का आपका एंड पॉइंट होगा उसको ग्लांस पेनिस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पेनिस का आपका एंड पॉइंट होगा उसको ग्लांस पेनिस कहा जाता है। कवर्ड बाई स्किन इज कॉल्ड फोर स्किन्स, और एक स्किन से कवर रहती है जिसको क्या कहता है, फोर स्किन्स कहा जाता है। टाइसॉन्स एंड प्रीप्यूटियल ग्लैंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइसॉन्स एंड प्रीप्यूटियल ग्लैंड सीक्रेट वाइट सेबेसियस सब्सटेंस कॉल्ड स्मेग्मा। इंपॉर्टेंट है, टाइसॉन्स एंड प्रीप्यूटियल, ये 2 ऐसे ग्लैंड होते हैं जो आपके, ये जो आपके ऊपर स्किन है, ग्लैंस पेनिस है, इसके ऊपर क्या होती है, स्किन की कवरिंग होती है। उस स्किन की के अंदर, उस स्किन में 2 टाइप की ग्लैंड होती हैं, टाइसॉन्स एंड प्रीप्यूटियल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, वाइट स्टिकी एंड स्पेसियस मीन्स मोम की तरह एक ऐसे सब्सटेंस का सिक्रीशन करती हैं जिसको क्या कहता है, स्मेग्मा कहा जाता है, जिसको क्या कहता है, स्मेग्मा कहा जाता है। इसके बाद ये तो हमारा क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दोबारा देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा टेस्टिज है। इसके बाद यहाँ से क्या निकलता है, हमारा वास डिफरेंस निकलता है। वास डिफरेंस हमारा इंक्यूनियल कैनाल से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर को ओवरलैप करेगा, फिर वहाँ से सेमिनल वेसिकल्स के साथ फ्यूज करेगा, और सेमिनल वेसिकल्स दोनों फ्यूज होने के बाद एक डक्ट बनाएंगे, इजेक्युलेटरी डक्ट, जहाँ से जो सीमन होगा वो इजेक्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद जो पेनिस होता है वो आपका क्या होता है, वस्कुलर, स्पॉन्जी, और इरेक्ट कर होने के लिए उसके पास स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं जो इरेक्टाइल्स में हेल्प करते हैं। ये तो था हमारा रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। लेकिन एक्सेसरी ग्लैंड ऑफ मेल्स, कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं मेल्स के अंदर जो रोल प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे आपका है सेमिनल वेसिकल्स, जो आपका कौन सा होगा, सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं 1 पेयर बिहाइंड ब्लैडर। ये आपके जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं कितने होते हैं, 1 पेयर्स में होते हैं। एक आपका यहाँ पर है और एक आपका यहाँ पर है, ये कितने हैं, पेयर्स में होते हैं। अबाउट 60% ऑफ सीमन इज सीक्रेटेड बाय सेमिनल्स, जो आपका सीमन बनेगा सेमिनल वेसिकल्स में आपका 70%, जो सेमिनल वेसिकल्स है इसके अंदर 70% सीमन का प्रोडक्शन इसी के अंदर होता है। पीएच ऑफ सेमिनल फ्लूइड 7.4, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सेमिनल फ्लूइड है इसका पीएच कितना होता है, 7.4, मीन्स कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, एसिडिक नेचर नहीं होगा सेमिनल फ्लूइड। और जो सेमिनल फ्लूइड होते हैं इसके अंदर होते क्या मटेरियल्स, इट कंटेन्स फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड एंड एंजाइम। इसके अंदर क्या कंटेन होंगे, फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड एंड एंजाइम्स। फ्रक्टोज मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा इसलिए क्योंकि जो आपका स्पर्म है
उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? जो फ्रक्टोज होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की। इसलिए यहाँ पे फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड एंड डिफरेंट एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? जो हमारा सेमेन होता है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड जो हमारा ग्लैंड होगा वो होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कितने नंबर में होते हैं? 1 इन नंबर। कितने होते हैं? केवल 1 होते हैं, पेयर में नहीं होते हैं, सिंगल होते हैं। हमारा जो फर्स्ट है सेमिनल वेसिकल्स वो पेयर में होते हैं, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा सिंगल होता है, 1 होता है। जो 70% सीमन का सिक्रीशन हुआ था, अब जो 30% बचा हुआ वो कौन करेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। जो 20-30% जो सीमन वॉल्यूम का होगा वो कौन करेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड करेगा। इसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट्स, सिट्रेट आयंस, फाइब्रिनोलाइसिन, ये कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करेंगे? इट हेल्प स्पर्म टू एक्टिव, और स्पर्म को एक्टिविटी, मोटेलिटी इसको प्रोवाइड करने, मूव करने के लिए ये सब जो एलिमेंट्स हैं वो हेल्प करते हैं इसको। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा? इसको मोटाइल बनाएगा, एक्टिवनेस करेगा उसको। इसके बाद देखते हैं एक डिजीज होती है। जो ग्लैंड है कभी कभी क्या होती है? साइज इसका जो होता है लार्ज हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाती है। प्रोस्टैटिस एक डिजीज होती है जिसमें इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है कैसे हो जाता है? साइज उसका बड़ा हो जाएगा। जब साइज बड़ा हो जाएगा इट कॉज डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, और जब साइज बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? यूरिनेशन में डिफिकल्टी आएगी। कैसे आएगी? जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये आपको मैंने दिखाया है बैक साइड में होता है। ये आपको जो 4 आपको दिख रहा है क्या है? आपके प्रोस्टेट ग्लैंड है। जब ये साइज उसका बड़ा हो जाएगा, जब लार्ज हो जाएंगे तो क्या कर इसके ऊपर क्या करेगा? प्रेशर करेगा। किसके? यूरिनरी जो ब्लैडर है हमारा, इसके जो ट्यूब है, यूरेथ्रा है, इसको वो प्रेशर करेगा। प्रेशर करेगा तो इसकी जो ट्यूब है वो क्या होगी? और ज़्यादा नैरो हो जाएगी, और ज़्यादा पतली हो जाएगी। जब नैरो हो जाएगी तो यूरिनेशन करने में प्रॉब्लम होगी हमको। और जो हमारी थर्ड टाइप की जो ग्लैंड है कॉपर्स ग्लैंड, ये भी कितने होते हैं? 1 पेयर्स। कितने होते हैं? 1 पेयर्स। येलो इन कलर। किस कलर में होते हैं? जनरली येलो इन कलर में होते हैं। ये आपका देखेंगे जो आपका यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर दिख रहा है 1 और 2, ये 2 आपके 1 और 2 क्या हैं? कॉपर्स ग्लैंड होते हैं। उसका फंक्शन क्या होता है? इट रिमूव एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। जब यूरिनेशन होता है तो हमारा यूरेथ्रा का पैसेज होता है वो कैसा होता है? एसिडिक हो जाता है। तो उस एसिडिक पैसेज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कॉपर्स ग्लैंड कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जो उसके